और सियासी तनाव अरूज पर है। ऐसे माहौल में पीटीआई की जानिब से एक दफा फिर ग्रैंड डायलॉग के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर की है और अगर आम इंतखाबात की तारीख दी जाए तो वो ग्रैंड डायलॉग कर सकते हैं, हुकूमत से बातचीत हो सकती है, लेकिन हुकूमत के लिए ये बाज़ाहिर काबिल कबूल नहीं होगा और लड़ाई जारी रहने का यूं ही खदशा बरकरार रहेगा। ताहम इन सब हालात में मुल्क की मईशत बदस्तूर खराब चल रही है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल एक तरफ तो एतराफ करते हैं कि आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं और इसके असरात आम आदमी तक सही वक्त आने पर पहुंच सकते हैं। यहाँ बड़ा सवाल है कि आलमी मंडी में कीमतें ऊपर जाएं तो आवाम पर कीमतों की सूरत उसका असर फौरन आ जाता है, लेकिन देखा जाए कीमतें कम हो तो सही वक्त का इंतजार किया जाने लगता है। ऐसा क्यों है? इन सवालात का जवाब आज हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हमारे साथ इसके साथ साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आसिफ बाजवा साहब। सबसे पहले बात करेंगे हम शौकत बसरा साहब से। शौकत बसरा साहब से बात करने से पहले आपको हम सुनवाएंगे कि फवाद चौधरी साहब ने गुज़श्ता रोज क्या कहा कि ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन पहले होना चाहिए, इलेक्शन की तारीख दें तो हम हुकूमत के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। ग्रैंड डायलॉग जो पीडीएम के साथ है या पार्टीज के साथ है, हम बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पहले इलेक्शन की तारीख देनी पड़ेगी। पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना होगा अपने हकूक की हिफाजत के लिए। शौकत बसरा साहब की तरफ जाने से पहले यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अखवंजादा चट्टांग में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। फवाद चौधरी साहब ने तो ग्रैंड डायलॉग की बात कर दी कि ग्रैंड डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए। सर, अगर ग्रैंड डायलॉग इतने ही जरूरी हैं तो फिर शर्त क्यों रखी जा रही है? अवाम के बारे में सोचा जाए, मुल्क के बारे में सोचा जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि डायलॉग जो होते हैं उसी हम जमहूरियत कहते हैं, उसे ही हम समझते हैं कि वाहिद मसाइल का हल जो होता है वो डायलॉग ही होता है। और जमहूरी होती हैं उनमें अगर डायलॉग नहीं होगा तो क्या आमरीत में होगा? हम तो डे वन से, जब से ये फरंगी हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक साजिश के ताबे कब्जा किया मुल्क के ऊपर और यहाँ पर उन्होंने अपना सिक्का बनाया है और ये हुकूमत जिसलिए कायम की है उसका मेन मकसद तो उन्होंने अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपने केसेस खत्म करने के लिए, अपने आप को एनआरओ देने के लिए उन्होंने हुकूमत बनाई है। हम कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इसमें तो हुकूमत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हुकूमत अगर खुद ही एनआरओ दे रही है अपने आप को तो मुझे बताएं अवाम कहां पर है? इस वक्त तो हुकूमत का अवलीन फर्ज जो होता है वो लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वो अमनो अमान की सूरत हाल होती है। लोग तो यहाँ पे 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। हालत ये है कि मैं इस वक्त जिला बहावलनगर अपने हल्के हारूनाबाद घोड़ाबाद में मौजूद हूँ। यकीन माने अभी मैं थोड़ी देर पहले मेन बाजार हारूनाबाद से ऊपर आया हूँ। वहां पर ताजर तबका वो बेचारा शदीद परेशान है, ना लाइट है, ना उनके पास महंगाई इतनी हो गई है। तो मुझे बताइए कि अगर आपने इन हालात में, जब किसान आपका परेशान है, ताजर आपका परेशान है, लोग गैर महफूज हैं, दिन दिहाड़े डकैतियां हो रही हैं और यहाँ जो एक हुकूमत मौजूद है वो क्या कर रही है? हर तबका फिक्र के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है। और मैं खास तौर पे जो कुछ इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, जर्नलिस्ट के खिलाफ, ये तो बदतरीन आमरीत में भी नहीं हुआ। तो ये मुझे बताइए कि जब हुकूमत खुद जो है इस वक्त ऐसी प्रेसिडेंट सेट्स कर रही है जिसपे लोग जो हैं धड़ाधड़, आप देखें कि इमरान खान जहां जाते हैं हमारे लीडर लोग बाहर निकल रहे हैं। भाई, अगर आप मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो इस वक्त डिफॉल्ट होने के करीब है, पाकिस्तान जो इस वक्त ऐसी पोजीशन पे चला गया है कि हम एक हम एटमी कुव्वत रखते हैं। आज उस मुल्क की हालत ये है, एक हाथ में हमारे एटमी कुव्वत है, दूसरे हाथ में कशकोल है। आपने भी पेट्रोल का जिक्र किया, देखें इस वक्त 100 बैरल है पेट्रोल दुनिया के अंदर, तो यहां पर तो कम से कम 100 रुपए कीमत कम होनी चाहिए पेट्रोल की और डीजल की। यहां पे अभी तक चूंकि IMF को इन्होंने सारा कुछ लिख के दे दिया है
پاکستان کو گر بھی ٹھیک ہے شوکت بسرا صاحب، مزید بھی آپ سے اس بارے میں جانیں گے، آپ سے اس بارے میں بات کریں گے۔ آصف باجوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آصف باجوہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے گرینڈ ڈائیلاگ کا کہہ دیا، اشارہ دے دیا، لیکن شرط رکھ دی کہ الیکشن ہوں گے تو گرینڈ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیں، آپ اس وقت حکومت میں ہیں اور آپ الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے تیار ہیں، کیا شرائط ہونی چاہیے، کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے، اور گرینڈ ڈائیلاگ کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی بات سن رہا تھا جی، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ شوکت بسرا صاحب، اگر گرینڈ ڈائیلاگ ضروری ہے تو پھر مشروط کیوں جی، الیکشن سے مشروط کیوں جی؟ اچھا، مجھے بسرا صاحب میرے بڑے محسن ہیں، بڑے بھائی ہیں میرے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ری الیکشن میں جائیں، فریش مینڈیٹ لیں۔ انہوں نے کہا کسی صورت نہیں ہو سکتا، ہم کبھی بھی الیکشن نہیں کروائیں گے، ایک دن پہلے بھی نہیں کرائیں گے۔ اور شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ عمران خان تن کے 5 سال پورے کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد ہم نے جب ووٹ فار نو کانفیڈنس موو کی تو انہوں نے کہا کہ آپ لائیں، آپ میں دم خم نہیں ہے، آج آپ تحریک اعتماد لائیں، ہم اگلے دن کاؤنٹنگ کرا لیں گے۔ لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، جس طریقے سے وہ ہوئی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جب میاں شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر پہلی سپیچ دی تو انہوں نے عمران نیازی صاحب سے کہا کہ آئیں ہم مساق معیشت کرتے ہیں، لیکن عمران نیازی صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ سلام ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ لیں، آج یہ کہتے ہیں کہ مسائل کا حل جو ہے نئے الیکشن میں ہے۔ اس وقت میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ڈالر جو ہے اوپر چلا گیا ہے، یا پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ اتنی کم ہونی چاہیے۔ ہم نے کوئی معاہدے، ابھی تک ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا IMF کے ساتھ، اور جو کسی معاہدے کوئی یا کوئی MOU سائن ہوتے ہیں وہ افراد کے درمیان نہیں ہوتے میڈم، وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ساتھ MOU سائن ہوتے ہیں۔ انہوں نے سائن کیے IMF کے ساتھ کہ ہم پیٹرول کو 310 روپے تک لے کے جائیں گے اور ڈالر کو 200 سے اوپر لے کے جائیں گے، اور بجلی کا ریٹ اس قدر بڑھائیں گے اور پیٹرول کی قیمت اتنی کریں گے۔ ہم اب IMF بات ماننے کو کیوں تیار نہیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پچھلی گورنمنٹ نے اس پروگرام کو، اس MOU کو سیبوٹیج کیا ہے، ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ نے کنٹریکٹ کیا IMF کے ساتھ، MOU سائن کیے کہ ہم 50 روپے لیوی لیں گے 1 لیٹر کے اوپر، تو اس کو کمپلیٹ کون کرے گا؟ جو گورنمنٹ ہوگی وہ کرے گی۔ اشخاص کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، اسٹیٹ کے درمیان معاہدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ کے سامنے میڈیا میں اور نیشنل اسمبلی کے فلور پر MNAs نے، سینیٹر کے فلور پر سینیٹر نے وہ جو کنٹریکٹ آپ نے سائن کیا، انہوں نے وہاں ایسے دکھایا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس کی کیا اہمیت ہے۔ اور اب جب یہ کہتے ہیں کہ ہم گرینڈ ڈائیلاگ کی ہمیں ضرورت ہے، یہ سیاست بچانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم ریاست بچانے جا رہے ہیں، ہم ریاست کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے جو اس وقت کشکول لے کے پوری دنیا میں مجبوری کی حالت میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہ سب باتیں بھگتنی پڑ رہی ہیں ہمیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 ماہ میں اتنی بہتری لے کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد آصف باجوہ صاحب مزید بھی اس پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اخوندزادہ چنڈانگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ بات کریں گے۔ سر، گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ کی پارٹی کی بات کی جائے تو ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی کی جانب سے سائن ہوا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ڈائیلاگ پر یقین بھی رکھتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا مستقبل میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک پل کا کردار ادا کر سکتی ہے اس گرینڈ ڈائیلاگ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی، چاہے ہم اپوزیشن میں رہے ہیں، چاہے ہم حکومت میں رہے ہیں،
हम हमेशा से यही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो मसाइल है, हमारे मुल्क के जो बहरान है, इस पे न कोई एक पार्टी, न इस पे कोई एक इदारा, न कोई एक शख्सियत इस पे काबू नहीं पा सकते। हम अपने मसाइल तब हल कर सकते हैं जब हम सब मिल के तो फिर इस मसाइल को हल करने की कोशिश करें। हमारी अपनी सियासत अपनी जगह पे, हमारा अपना इंतकाम, अपना सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन सबसे पहला पाकिस्तान और इसके मसाइल को हम मुतहदा तौर पे हल कर सकते हैं और हमें हल करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ इस मुल्क के मसाइल के लिए बैठ भी जाते हैं। आप हमारा माजी देख ले, आप देख ले मुस्लिम लीग का माजी देख ले कि हमारा मुस्लिम लीग का क्या माजी है। अभी आपने बल्दियाती इलेक्शन में देख लिया कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहा था तो लड़काना में पीटीआई और जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब का जमात हमारे इतिहाद ये है एमक्यूएम, ये सारे मिलके हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन कम से कम हम इस चीज पे मुतफिक है कि इस रियासत को बचाना है। अगर ये रियासत तो खुदा न ख्वास्ता नहीं होगा तो कहाँ हमारा सियासत। लेकिन जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है और तोशा खान साहब का ताल्लुक है तो इसके साथ कोई कैसे डायलॉग करेंगे। ये हमेशा जो हुकूमत यही कोशिश कर रही है कि सबको मिल के चले। ये हुकूमत में रह के हम उसको मिन्नतें कर रहे थे कि भाई आपने जिनसे इंतकाम लेना है ले लो, आपने जिसको चोर डाकू साबित करना है करो, आपको जिसने जेल भेजना है भेजो, फिर जेल में आपने जिसके तनख्वाह निकालना है निकाल दो, जिसका एसी बंद करना है बंद करो, जिसका खाना बंद करना है, मेडिसिन बंद करना है आप बंद करिए। लेकिन ये मुल्क की मईशत आइंदा पाकिस्तान को मईशत का बहुत बड़ा बहरान होने वाला है। कम से कम एक इस पे हम इकट्ठे हो जाए। इस पे वो बैठने को तैयार नहीं था, कश्मीर पे वो ये हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, जो सिक्योरिटी के और इश्यूज थे इस पे अक्सर आर्मी चीफ या DGI ये अपोजिशन को इत्तेमाद में लेते थे, ये उसके साथ बैठने को तैयार नहीं था। तो ऐसे बंदे के साथ तो मुज़ाकरात या डायलॉग नहीं हो सकते। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो भाई हम तो कराची से निकल के आपसे कह रहे थे कि भाई आप इस्तीफा दे दे, नए इलेक्शन का ऐलान कर दे, आपने तो नहीं किया। आप हमें इख्तियार मिला है, हम एक साल अपने टाइम पे हमारा मर्जी है कि हम कब इलेक्शन करेंगे और हमने फैसला किया है कि हम अपने टाइम पे इलेक्शन करेंगे, फिर अवाम के पास जाएंगे और अवाम से कहेंगे कि देख ले 4 साल ये तो शाह खान ने इस मुल्क को चलाया था। वहां पे आप देख ले कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया था। 1 साल जो बहरानों में हमें हुकूमत मिला था, जो ऐसे हालात में मिला था कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान की इतनी असासी जो थे वो खतरे में थे। क्योंकि अगर आप बैनुल अक़वामी मुआहिदे करते हैं, फिर इनसे आप यू टर्न लेते हैं, अगर आप बाहर के मार्केट में एक चीज आप लेते हैं 1000 रुपये पे और उसको आपने और सूद के पैसे से, कर्ज के पैसे और उसको अपने मुल्क में 200 पे बेचते हैं, तो 2-3 महीने के बाद मुल्क का हमारे जैसे मईशत का कमजोर मुल्क जो पहले से हमारा मईशत का बेड़ा बिड़ चुका है, फिर इस मुल्क का क्या बनेगा, फिर इस मुल्क का क्या होगा। तो लोग ये भी देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये 1 साल में हम ये दावा तो नहीं कर सकते हैं कि हम तमाम मसाइल पे काबू पा लेंगे, लेकिन ये दावा हम जरूर कर सकते हैं कि 5-6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान के अवाम को नजर आ जाएगा कि हमारा जो रियासत है, हमारा जो मुल्क है, ये आप सही ट्रैक पे जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इसके 4 साल हुकूमत में लोगों ने देख लिया कि मुल्क पीछे आ रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। जितना भी टाइम गुजरा है 25,000 का कर्ज अब लेके आप ये कह रहे हैं कि कशकोल आप लोग उठा रहे हैं। भाई हमने पाकिस्तान पे 21 अरब या 21,000 अरब का कर्जा था, इसमें जितने जनरल गुजरे हैं, इसमें जितनी जमहूरी हुकूमतें गुजरे हैं, आपने सिर्फ 4 साल में और कौम को बताने का भी कुछ नहीं है। हमने 5 अरब का कर्जा लिया था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ा। अखौंज़ादा साहब आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। शौकत बसरा साहब की जानिब चलेंगे। शौकत साहब, हमारी जब बात हो रही, अभी आपने भी सुना किस तरह से अखौंज़ादा साहब ने भी कहा और आसिफ बाजवा साहब ने भी कहा कि जब हम हाथ मिलाना चाहते थे, जब हम बैठकर बात करना चाहते थे, तब हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया गया, तब बैठकर बात नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किसी से बैठकर बात करने को तैयार नहीं थे। तो अब अगर ये शर्त रखते हैं तो हम भी इनके साथ बैठकर इस तरह से ग्रैंड डायलॉग नहीं करेंगे, क्योंकि जो इलेक्शन है वो अपने वक्त पर ही होंगे। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से आगे आप लेकर चलेंगे इस सबको, क्या हिकमत अमली होगी आगे?
वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा है और ये जो गुंडों की हुकूमत है, उस वक्त भी हम इनको कहते थे हम आपके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त भी ये कहते थे कि हमारी करप्शन पे हमें एनआरओ दो, हमारे केसेस खत्म करो, हमें जो है ये जो हमने 12,000 अरब रुपया लूटा है गरीब आवाम का, वो हमें हजम करने दो। इसलिए डायलॉग नहीं होता था। देखिए, मेरी तो एक बड़ी ज्यादा से एक गुजारिश है, दोनों पांव बांध के झूठ बोल रहे हैं, बार बार कहते हैं जी हमने मुआहिदा किया था। भाई, हमारा मुआहिदा पूरा करने के लिए आपने कितनी साजिशें की, कितने जोर लगाए, कितने डॉलर बांटे और हमारी हुकूमत खत्म करके आप हमारा मुआहिदा पूरा करने के लिए आए। मेरा चैलेंज है इनको कि कोई मुआहिदा जो हमारा IMF के साथ हुआ उसको पब्लिक करें कि हमने कहां कहा था कि आप पेट्रोल 300 का करेंगे। झूठ बोलते हैं। बात यह है कि रियासत को बचाने नहीं आए, रियासत पे तो उन्होंने खुद कुछ हमला कर दिया है। यही पाकिस्तान है जहां पे मुश्किल हालात के बावजूद हम हुकूमत को आगे लेके चल रहे थे। ये रियासत को बचाने वाले अपने आप, इन्होंने रियासत नाम रख लिया करप्शन का, लूट मार का, अपनी करप्शन बचा रहे हैं, अपने केसेस खत्म करने के लिए खुद कानून साजी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इस तजर्बाकार टीम ने 2.5 महीने के चंद मासूम कारनामे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस वक्त आपका किसान जिम्मेदार तबाह बर्बाद हो गया है, कारोबार खत्म हो गया है, ताजर रुल रहा है बेचारा। अभी मैं आपको बता रहा था, कपास 13,000 रुपए से 6,000 रुपए आ गई है, DAP 9500 से 12,000 रुपए चली गई है, यूरिया खाद जो 1768 थी वहां से 2200 रुपए पे चली गई है, डीजल 150 से 280 पे चला गया है और पेट्रोल 140 से 250 चला गया है। ये रियासत बचा रहे हैं। ये रियासत, मैं आपको बात बताऊं, आप यकीन माने कि इस वक्त इन लोगों ने, चूंकि ये जो कंपनी बैठी है कब्जा करके अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए, इनका एक ही एजेंडा है। एजेंडा क्या है? इन्होंने कहा है कि हमारी लूट मार की है वो हमें बचा लेने दें, हम इसराइल को भी तस्लीम करेंगे, हम इंडिया के साथ कारोबार भी करेंगे, हम आपको अपनी बेसिस भी देंगे। जो IMF कह रहा है वो उसके ऊपर ये अमल कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आज तो मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि पेट्रोल और डीजल जो दुनिया में सस्ता हुआ है, ये तो कह रहे थे हम आएंगे तो 70 रुपए का देंगे, 80 रुपए का देंगे। आज ये 100 रुपए सस्ता होना चाहिए पेट्रोल, अब जो दुनिया में सस्ता हुआ नहीं कर रहे। बिजली, जो बिजली के झटके दे रहे हैं, जो महंगाई बम मार रहे हैं ये आवाम पे, अभी एक तरफ टोपी ड्रामा कर रहे हैं। शौकत बसरा साहब आसिफ बाजवा की जानिब जाएंगे। आसिफ बाजवा साहब, लंबी चार्जशीट तैयार कर दी है शौकत बसरा साहब ने, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बात यह है कि शौकत बसरा साहब को ऐसी बात करनी चाहिए जिसका कोई ना कोई वजूद होना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि पब्लिक करें। अरे भाई, तमाम टीवी चैनल पे, हर जगह पे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, नेशनल असेंबली में, और वहां पे ये चीज जुबान ज़द आम है और लोगों को पता है इस बात का कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो सारा पब्लिक हो चुका है, सब लोगों को पता है इस बात का। ये जो कहते हैं ना कि ये हम बचा रहे हैं और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने आप को बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ से शुरू हो जाए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ साहब, हसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, अब्बासी साहब, कामरान माइकल साहब, किस किस का नाम लें, जो मुफ्ता इस्माइल साहब, कौन सा आदमी है जिसको इन्होंने जेल में नहीं डाला, 90 दिन का फिजिकल रिमांड नहीं हुआ? राना सनाउल्लाह साहब है। कौन आदमी है जिसको इन्होंने जेल में नहीं डाला? और किससे मुझे बताएं कि 100 रुपए की रिकवरी हुई है? मुझे ये बता दें कि नैब, अगर ये केसेस सच्चे थे, या ये जो कहते हैं कि 12 अरब डॉलर की करप्शन है, कभी ये कहते हैं मकसूद चपड़ासी है, कभी कहते हैं फलां है। अरे भाई, क्या बात करते हैं? अगर आपकी गवर्नमेंट थी, नैब को आपने मिसयूज किया, झूठे मुकदमात बनाए, और राना सनाउल्लाह साहब के मतलब जो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है कल का, उनका जो वो क्लिप है प्रोग्राम का, वो देख लें। सब बातें तो झूठ का पलंदा साबित हुई। कौन सी हमने करप्शन की? आपके पास FIA थी, आपके पास एंटी करप्शन थी, आपके पास नैब थी, कहां पर हमारी करप्शन साबित हुई? किस शख्स ने करप्शन की? ये सिर्फ इल्जामात थे, झूठ का पलंदा थे। ये जो कहते हैं कि हम ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या हम इंडिया के साथ तिजारत करने जा रहे हैं, 74 सालों में
74 ईयर्स में इंडिया वो ना कर सका जो आपकी गवर्नमेंट में इंडिया ने कर लिया, उसका स्टेटस तब्दील कर दिया। आपके सामने है इस बात का। स्टेट बैंक को आपने गिरवी रख दिया, पाकिस्तान के तमाम इदारों को आपने गिरवी रख दिया, और अब भी आप ये कहते हैं कि ये अपने आप को बचाने चले हैं। क्या अवाम को इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो सारे एमओयूज थे ये IMF के साथ आपकी गवर्नमेंट ने किए? हमने को तो अभी तक एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया, हम तो उसको फॉलो करके हमने जो डिले किया उसका भी नुकसान हुआ। मैं ये समझता हूं, मेरी बात जरा गौर से सुनिए कि ओथ क्या है प्राइम मिनिस्टर का या मिनिस्टर का। ओथ क्या होता है? उनका ओथ ये होता है, जो शार्ट चीज है, जो मगज है ओथ का, वो ये है कि मैं जाती मुफाद पर हुकूमत के मुफाद को तरजीह दूंगा। ये है मगज उस ओथ का। लेकिन इमरान नियाज़ी साहब को जब इस बात का इल्म हो गया कि उनकी जमात के अराकीन उनके रवैये से, उनकी नाकामियों से उनसे नाराज हैं, और उनके जो अलायंस थे जिन पार्टीज के साथ जो उनकी कोलिशन पार्टी थी वो सब उनको छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की और हुकूमत को स्टेट के मुफादात के ऊपर उन्होंने अपने जाती मुफाद को और अपनी पार्टी के मुफाद को तरजीह दी। उन्होंने पेट्रोल को सस्ता आसिफ बाजवा साहब, आपका पॉइंट आ गया, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।